जिसका बेसब्री से है हम सबको इंतजार। इस किले में स्थित यह तो क्या अद्भुत नजारा है, कितना सुंदर अद्भुत यह नज़ारा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम खड़े हैं अलवर और जयपुर जिले की सीमा पर, जहां स्थित है एक प्राचीन कस्बा जिसका नाम है प्रतापगढ़। यह जो प्रतापगढ़ है अलवर, जयपुर और दौसा तीनों जिले के मध्य में स्थित एक कस्बा है। प्रतापगढ़ अलवर से 55 किलोमीटर और दौसा से 55 किलोमीटर दूर स्थित है और जयपुर से लगभग 52 किलोमीटर इसकी दूरी है। यह जो क्षेत्र है यह तीनों जिलों के मध्य में स्थित है, जहां स्थित है एक प्राचीन दुर्ग जिसका नाम है प्रतापगढ़ का किला। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यही है वह प्रतापगढ़ का किला। दोस्तों, यह दुर्ग 300 वर्ष पुराना है, जहां आज हम चलने वाले हैं और यहां आज हम देखने वाले हैं एक वन रूपी माता का मंदिर, भगवान सीताराम जी का मंदिर। यहाँ आज हम देखने वाले हैं एक प्राचीन तोप, साथ में ही एक विशाल जलाशय भी यहाँ स्थित है। भारत सरकार ने भी इस जगह पर खुदाई की थी, इसके तहखाने को खंगाला था, इस किले में मिला था एक बहुत विशाल खजाना। तो आइए दोस्तों चलते हैं इस किले की ओर। तो दोस्तों, किले पर पहुंचने से पहले आप इस वीडियो पर बने रहिए, साथ में ही इस वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों चलते हैं। अरावली की इन पहाड़ियों में स्थित इस दुर्गम पहाड़ी पर यह जो पगडंडी का रास्ता है, उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरा पड़ा, इस रास्ते को चढ़ते हुए इस दुर्गम पहाड़ी के मध्य में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आगे ग्रामीणों के सहयोग से इस दुर्ग पर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। इन सीढ़ियों की सहायता से अब हम इस दुर्ग पर चढ़ते हैं। इस किले के मुख्य द्वार पर दोस्तों, यह जो द्वार है, हालांकि किला बड़ा प्राचीन है, लेकिन गांव के इन लोगों के द्वारा इसका रखरखाव किया गया है। इस किले के मुख्य द्वार पर रंग रोगन किया गया है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं किले के इस मुख्य द्वार पर। जैसा कि सामान्यतः होता है कि जो भारतीय जो स्थापत्य कला है उसमें दो मुख्य दरवाजे होते हैं। एक द्वार को प्रवेश करने के बाद दूसरा द्वार हमारे इन दुर्गों में पाया जाता है। अभी हम ऐसे ही दूसरे द्वार में प्रवेश करने जा रहे हैं और अब हम देख चुके हैं कि दोनों द्वार को प्रवेश करके अब हम आ चुके हैं इस किले के एकदम अंदर। अभी हम देखने वाले हैं इस दुर्ग में। दोस्तों देखिए, ये जो तहखाना आपको दिखाई दे रहा है, अभी ये ज़मीन में धंस चुका है। ऐसा लगता है कि ये जो किला है ये ज़मीन के अंदर भी अंडरग्राउंड जो आजकल बनता है उस तरीके का रहा होगा। इसमें अंदर भी कमरे बने हुए हैं। पुराना ये किला हो चुका है, इसलिए इसकी जो कमरे हैं जो बने हुए थे वो ध्वस्त हो चुके हैं, यानी कि ज़मीन में घुस चुके हैं। एक जो इस मंजिल है वो ज़मीन के अंदर भी बनी हुई थी, जो आज
धस चुकी है, जो तहखाने के रूप में अपने को दिखाई दे रही है। यह किला जमीन और उसके ऊपर बना हुआ एक किला है। बहुत ही स्थापत्य कला का यहाँ एक विशेष आकर्षण हमको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार इस किले को बनाया गया था। दोस्तों, अभी हम इस तहखाने को देखने के बाद, इसकी स्थापत्य को देखने के बाद, अभी मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इसी किले में एक बुर्ज की ओर। आपको एक बुर्ज दिखाने वाला हूँ, किस प्रकार से ये बुर्ज बना हुआ है, जहाँ पर बैठ करके सैनिक किले की निगरानी किया करते थे। यहाँ से दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए क्षेत्र बने हुए हैं। यहाँ से जो बंदूक होती थी उसकी नली इसमें लगा करके और एक दूसरे जो छिद्र है उसमें देख करके दुश्मन पर निशाने साधे जाते थे। ऐसे दोस्तों, अभी ये जो आपको दिखाई दे रही है ये छत हुआ करती थी, जो अब टूट चुकी है। इस पे बैठ करके ये जो झरोखे दिख रहे हैं ऊपर, इससे भी यानी कि यहाँ जो राजा या कोई जागीरदार हुआ करता था वो बैठ करके इस किले को की जो आसपास का क्षेत्र है उसको निहारा करता था। देखिए किस प्रकार के झरोखे इस छोटे से बुर्ज में बने हुए हैं। चारों तरफ झरोखे, हवा का आवागमन सुव्यवस्थित होता था। यहाँ बैठ करके आनंदित होते होंगे वो लोग। और इसी जो प्राचीन बुर्ज है इसकी छत पे किस प्रकार से अपना घर ततैयों ने भी बना लिया है। हमको दिखाई दे रहा होगा कि रखरखाव की वजह से यहाँ ततैयों ने अपना विशाल एक घर बना लिया है। हालांकि यह मनुष्य नहीं रहता, लेकिन जानवर आज भी यहाँ अपना घर बना के रह रहे हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं आगे और देखते हैं इस किले के क्या क्या हमें देखने को उसमें मिलने वाले हैं। दोस्तों, किले में प्रवेश करते ही मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। एक मंदिर है, यहाँ प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को देखने वाले हैं। दोस्तों, इस मंदिर पर लिखा हुआ है मदन मोहन जी का मंदिर। दोस्तों, यह देखने पर लगता है कि मंदिर जैसा है। मूर्ति यहाँ इस समय विराजमान है नहीं, लगता है लोगों ने यहाँ मूर्ति उखाड़ दी थी, परंतु परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। सुंदर पेंटिंग इस मंदिर में स्थित है। हालांकि अब ये जो मंदिर है चमगादड़ों की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का कलर का सामंजस्य यहाँ है। अभी मैं अगर मदन मोहन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं तो कितना सुंदर, ये नाम में कितनी अच्छी पेंटिंग। देखिए दोस्तों, निहारिए इस नाम को, केवल जैसा नाम वैसी पेंटिंग, यानी मदन मोहन। बहुत ही सुंदर पेंटिंग इस नाम में की गई थी। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य है मंदिर के रखरखाव को नहीं किया गया। यहाँ की मूर्ति को कुछ लोगों के द्वारा शायद हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया होगा। अब ये मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। इस किले में कितना सुंदर ये मंदिर हुआ करता होगा। दोस्तों, इसी मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर स्थित एक छोटे से कक्ष की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि किस प्रकार यह जो कक्ष है अब चमगादड़ का घर बन गया। निहारिए दोस्तों, कितने विशाल इसमें चमगादड़ों ने अपने जो घोंसले हैं वो बना लिए हैं। ऐसा ही दोस्तों, इसी के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो छोटा सा एक और कक्ष जहाँ अंधेरा कायम है। अंधेरा कायम होगा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ चमगादड़ों की भीड़ देख करके ही पता लगता है। ऐसे ही दोस्तों, यह जो मंदिर है अब भेंट चढ़ चुका है लोगों की उदासीनता का। अभी आपने ये मंदिर देखा, प्राचीन मंदिर था। अभी दूसरे स्थान की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, जल व्यवस्था के लिए इस दुर्ग में क्या व्यवस्था की गई है आप देख सकते हैं। जिस स्थान पे मैं चल रहा हूँ एक नाली बनी हुई है। बारिश का जो पानी है इस नाली के होते हुए कहाँ जा रहा है दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ से यह पानी इस स्थान पे आने के बाद एक छोटा कुंड बनाया गया है, यानी कि फिल्टर व्यवस्था। जल बारिश के पानी को भी फिल्टर करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। यानी कि बारिश का पानी इस नाली से बहता हुआ आएगा, इस स्थान पे आने के बाद यहाँ पानी फिल्टर होगा और एक बहुत विशाल टांका यहाँ बना हुआ है जिसमें जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस विशाल टांके को। इतना गहरा ये टांका है कि एक बार पानी भरने के बाद शायद वर्ष भर जल की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से इस किले में चल सकती थी। बहुत विशाल ये पानी का जो बना हुआ है, जल की जो संग्रहण की जो व्यवस्था थी, टांका जो बनाया गया है ये कितना विशाल, किस प्रकार से इसको ढक दिया गया है,
किस प्रकार से इसमें सीढ़ियाँ लगाई गई है और कितनी गहराई में ये टाका बनाया गया है। हम सोच सकते हैं प्राचीन समय में जल के संग्रहण की कितनी अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। दोस्तों, इस टाके के बाद अब मैं दूसरे स्थान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक विशाल गुंबद बना हुआ है। किसी भी तरह का इसमें इस गेट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, हम देख सकते हैं ये अद्भुत एक विशाल गुंबद है। समझ में नहीं आ रहा ये किस काम में लिया जाता था। ऐसा लगता है कि कुछ तो विशेष इस जगह हुआ करता था, या हम कह सकते हैं कि ये कुछ विशेष कार्य के लिए इस गुंबद का निर्माण किया गया था। हम देख सकते हैं बिना पट्टी की छत एकदम शीशी की तरह बनी हुई है, जबकि ये शीशी नहीं है। उस समय की स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस किले के स्थानों को। अब सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर चढ़ते हैं और किले की जो प्राचीर हमें दिखाई दे रही है, इस प्राचीर के सहारे हम चलने वाले हैं। बहुत ही गजब व्यू बन रहा है यहाँ से, बहुत सुंदर दृश्य है। किले के चारों तरफ ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, सुरक्षा के लिए दीवार पर प्रत्येक जगह किस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र बनाए गए हैं, जहां बैठ कर के सैनिक सुरक्षा किया करते थे। इन प्राचीर के सारे एक छोटी सी प्राचीर और बनाई गई है, जहां सुरक्षाकर्मी बैठा करते थे। चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। किले की चारों जो प्राचीर है वहां पर डबल दीवार यानी कि दोहरी दीवार बनाई गई है, जिससे एक दीवार सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरी दीवार बैठने के लिए, जहां बैठ कर के सैनिक इस किले की सुरक्षा व्यवस्था संभाला करते थे। दोस्तों, इस किले को ऐसा क्यों बनाया गया होगा हम सबके मन में आता है, परंतु मैं आपको बताता हूँ। किला बना हुआ है ये 3 जिलों की सीमा पर बना हुआ है, दौसा, जयपुर और अलवर। इस किले का निर्माण अलवर के शासक के द्वारा किया गया था, क्योंकि इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, इसलिए इसकी जो प्राचीरें हैं वो इस प्रकार से अब बनाई गई हैं, जो हम सब निहार रहे हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस किले के इतिहास के बारे में और देखते हैं इस किले को हम इसकी ऊंचाई पर जा कर के। दोस्तों, इस किले की प्राचीर देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या एक अद्भुत जगह देखने को मिली है, आपको दिखाते हैं। इस किले में एक द्वार है, यानी कि संकट काल के समय में, आपातकालीन समय में इस किले से बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा द्वार भी बना हुआ है, जिसको हम संकटकालीन द्वार कहते हैं। यानी कि संकट के समय जब भारी कोई आक्रमण हो जाए और जब शत्रु से गिर जाते थे तो किस प्रकार से सुरक्षित निकले, उसका एक रास्ता ये हुआ करता था। मैं भी कोशिश करके देखता हूँ इसमें से निकलने का। इस द्वार में झुक करके निकलना पड़ता था और शायद एक बार में एक व्यक्ति ही बाहर निकल पाता होगा। यहाँ से निकलने के बाद यह जो दुर्गम पहाड़ी है, इसका ये जो क्षेत्र है ये आ जाता है और यहीं से फिर उतर करके सैनिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते थे। यानी कि इस स्थान को छोड़ करके बाहर निकलते होंगे, शत्रु को अंदेशा नहीं होता होगा कि कहाँ गए लोग। यानी बाहर इस द्वार से निकल करके संकट के समय में यहाँ के सैनिक चले जाते थे। आइए दोस्तों, आगे और चलते हैं, देखते हैं इस किले में और क्या क्या है। मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ एक हवेली की तरफ। इसको देख करके
कुछ विचित्र मुझे एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि यहाँ इसको ध्वस्त कर दिया गया है, ढहा दिया गया है। यहाँ की दीवारें ढही हुई हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर खोदे गए हों। अंदर प्रवेश करते हैं। एक हवेली है, बड़ी सुंदर हवेली है। गेट से प्रवेश कर रहा हूँ। ऐसा लगता है ये हवेली विशेष कार्य के निमित्त बनाई गई थी। देखते हैं अंदर प्रवेश करके। यहाँ टूट फूट दिखाई दे रही है। ये तोड़ा गया है, ये अपने आप नहीं टूटा, इसे तोड़ा गया है, ढाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ किसी ने कुछ खंगाला हो। दोस्तों अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा लगता है 2 मंजिल का ये जो मकान हवेली जो बनी हुई है, मध्य में यहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। साथ में दोस्तों इस जो है क्षेत्र के बीच में हमें एक जल व्यवस्था के लिए एक कुंड जैसा हमको दिखाई दे रहा है। आधुनिक समय में हम ऐसा कुंड बनाते हैं। इस कुंड में चारों तरफ छोटे छोटे छिद्र बने हुए, यानी नालियाँ बनी हुई, जिनसे पानी इस कुंड में प्रवेश करता था। और यह जो जल है, ऐसा लगता है कि शायद स्नान आदि के कार्य में इस जो कुंड है इसका उपयोग किया जाता होगा। दोस्तों इसी हवेली में नीचे के स्थल में 2 विशाल कक्ष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ अलग थलग लग रहा है। हालांकि इसमें जाने का जो मन है वो नहीं कर रहा, थोड़ा भय भी है। अभी हमने आपको ये हवेली दिखाई है। अब मैं आपको एक छोटा सा बुर्ज दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार का एक सुंदर छोटा सा बुर्ज इस किले के, इस हवेली के यहाँ बना हुआ है। ऐसे छोटे छोटे बुर्ज बनाए जाते थे जहाँ पर किसी राजा महाराजा, वहाँ के शासन व्यवस्था का ध्वज भी लगा हुआ होता था। यहीं से खड़े होकर के सैनिक चारों तरफ निगरानी रखते थे। ये जो प्राचीर है, इसके बीच बीच में ऐसे बुर्ज बने हुए हैं जहाँ पर निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था होती थी। दोस्तों निहारिए इस परिक्षेत्र को, प्रतापगढ़ के इस शहर को, जहाँ बना हुआ है ये प्रतापगढ़ का किला। किस प्रकार की पहाड़ियाँ, अरावली की ये जो श्रृंखला है, इसके मध्य में ये स्थित है। दोस्तों अभी मैं इस किले की विशाल जो बुर्ज है उस पर खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस स्थापत्य कला में किस प्रकार से प्राचीर का निर्माण किया जाता था। देखिए दोस्तों, मैं जिस दीवार के सहारे खड़ा हूँ, लगभग ये जो दीवार है 4.5 फीट 5 फीट ऊंची दीवार है। साथ में ही इस दीवार के बिल्कुल एक लगा हुआ एक और दीवार है जिसकी चौड़ाई लगभग 3 फीट की है। दोस्तों यहाँ चलने के लिए, दौड़ने के लिए, सैनिकों के लिए व्यवस्था होती थी, बैठने के लिए व्यवस्था होती थी। जो सैनिक यहाँ बैठ कर के चलते हुए ये जो छोटे छोटे जरों के नुमा, छिद्र नुमा बने हुए हैं, इनसे इस किले की प्राचीर से रक्षा किया करते थे। यानी कि एक जो ऊपर की जो छिद्र है इसमें से देखते थे और नीचे से अस्त्र शस्त्र से आक्रमण करते थे। यानी दोस्तों ये जो 2 हैं मैं आपको दिखाने जाऊंगा, ये जो है ये देखने के काम में आता था। ये जो चौड़ा है, आगे से काफी बारीक छिद्र इसमें है, ये देखने के काम में आता था। और दोस्तों ये जो लंबा है लेकिन नीचे गहरा है, ये अस्त्र शस्त्र दागने के काम में आता था। यहाँ से अस्त्र शस्त्र सैनिक चलाया करते थे, निशाना लगा करके, और दुश्मन की सेना पर आक्रमण करने के काम ये जो छोटे छिद्र है आते थे। पूरी प्राचीर पर इस प्रकार के लंबे और जो वर्गाकार जो हैं खाने बने हुए हैं, पूरी प्राचीर पर हमको देखने को मिलेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर दोनों तरफ प्राचीर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। जैसा कि एक बुर्ज पर चढ़ने के बाद जब मैं आगे जाऊंगा, अभी पीछे का बुर्ज हमने देखा, यहाँ छोटी सीढ़ियां थी। इन सीढ़ियों से चढ़ने के बाद जब मैं इस तरफ जाऊंगा तो फिर आगे मुझे सीढ़ियां मिलेंगी, उधर उस बुर्ज पे हम चढ़ सकते हैं। इधर इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आगे भी हमें एक बुर्ज देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इस किले की जो प्राचीर है, यहाँ पर बुर्जों का निर्माण
किया गया था। चूंकि दोस्तों ये जो किला है 3 जिलों की सीमाओं के मध्य में ही बना हुआ है, तो कह सकते हैं कि इस किले का निर्माण केवल सुरक्षा दृष्टि से किया गया था, जहां निगरानी का कार्य शत्रु सेना पर किया जा सके। यानी कि इस किले का जो निर्माण है मूलतः मुख्य रूप से सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बनाया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस किले में और। दोस्तों इस दुर्ग के परिक्षेत्र को देखते हुए हम आपको और आगे दिखाने वाले हैं। दिखाता हूं मैं आपको एक विशाल टाका जल का स्रोत। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको एक टाका दिखाया था, परंतु दोस्तों जब इस किले में मैं आगे बढ़ा तो एक विशाल टाका देखने को मुझे मिला है। ऐसा लगता है कि इस दुर्ग में जल की एक उत्तम व्यवस्था थी। देखिए दोस्तों भूमिगत बना हुआ है ये टाका। ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कोई भवन बना हुआ हो, परंतु दोस्तों यहाँ जल संग्रहण की एक व्यवस्था थी। यहाँ विशाल मात्रा में जल संग्रह का कार्य किया जाता था। चारों तरफ छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं इस टाके के, जिनसे पानी अंदर जाता था और इस टाके में विशाल जल संग्रहण का कार्य किया जाता था। साथ में दोस्तों इसी टाके के दूसरी ओर भी एक टाका बना हुआ है। हालांकि इस टाके की छत जो है वो गिर चुकी है, परंतु साथ में एक जो टाका है जहां हमको देखने को मिल रहा है कि सीढ़ियाँ इस टाके में जा रही है। अंदर एक बहुत छोटी सीढ़ियाँ सुरंग टाइप में बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, तो इस टाके के अंदर उन सीढ़ियों से जाया जा सकता है। यह टाका सुरक्षित टाका है जिसकी छत अभी तक सही सलामत है। और दोस्तों इसी जो जल संग्रहण का ये जो टाका है, इसके फिर एक तरफ एक विशाल टाका बना हुआ है जो एकदम सुरक्षित यानी कि अपनी अच्छी उत्तम व्यवस्था में बना हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी कि अंदर से यह टाका कैसा है ये तो पता नहीं, पर बाहर से ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में सुरक्षित है। देखिए दोस्तों इसमें भी सीढ़ियाँ हैं। हालांकि अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि कैसा होगा किसी ने देखा नहीं है, परंतु ये विशाल टाका यहाँ स्थित है। और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं इस दुर्ग के विशाल ये जो प्रांगण है, इसको आप निहार सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना विशाल प्रांगण इस दुर्ग के अंदर स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस किले में जैसा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें होता ही है कि हर दुर्ग में किसी ना किसी देवता को प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो यह जो किला है, प्रतापगढ़ का जो किला है, इसमें भी एक देवी है। कह सकते हैं कि वह शायद इस किले की या इस क्षेत्र की कुल देवी रही हो या प्रमुख देवी रही हो, जिसका नाम पवन रूपी माता या पवन रूपी दुर्गा माता जिसको कहते हैं, उसका मंदिर अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। ऊपर इस किले के इस जो बड़ी हवेली है इसमें हम जाने वाले हैं और वहाँ वह जो मंदिर स्थित है उसको देखने वाले हैं। दोस्तों मैंने अभी विशाल जल के ये टाके दिखाए हैं, अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उस स्थान की ओर जिसके लिए यह दुर्ग प्रसिद्ध हुआ था। देखिए दोस्तों यह गहरा खड्डा जहाँ से निकाला गया था खजाना। सरकार ने इस जगह खुदाई करके निकाला था यहाँ से खजाना। ऐसा बताते हैं दोस्तों कि इस जगह पहले प्राचीन समय में खजाना छुपाया गया था, जिसे ढूंढ करके सरकार ने निकाला था
उसी के लिए यह गहरा खड्डा इस विशाल चट्टान में खोदा गया है। धन निकालने के लिए खोदा गया था ये खड्डा। ये जो गहरा और विशाल खड्डा हमको दिखाई दे रहा है, इस विशाल चट्टान को खोदा गया था सरकार के द्वारा। ऐसा बताते हैं कि यहाँ से निकाला गया था खजाना। यह वह क्षेत्र है जिस स्थान पर से सरकार ने खजाना ढूंढा था और निकाला था, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि प्राचीन समय में राजा महाराजाओं ने यहीं छुपाया था खजाना, जिसको सरकार ने ढूंढा था, निकाला। यहाँ से सरकार ने इसकी खुदाई करके और यहाँ से खजाना निकाला था, ऐसा बताया जाता है दोस्तों। तो यही वो स्थान है जहाँ से खजाना निकाला गया था। ऐसा बताते हैं किले में और भी एक स्थान है जहाँ खजाने की खोज की गई थी। कोशिश करूँगा उस स्थान को भी ढूंढने की, पर गौर से देखिए इस स्थान को, किस प्रकार से चट्टानों को काट करके नीचे से खजाना निकाला गया था सरकार के द्वारा। विशाल ये खड्डा बना हुआ है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और दर्शन करते हैं किले वाली माता के। दोस्तों अब मैं लेकर के चल रहा हूं आपको इस दुर्ग में स्थित, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे दुर्गों में किसी न किसी देवी को एक दुर्ग की देवी के रूप में माना जाता था। तो इस दुर्ग में स्थित है देवी जिसका नाम है पवन रूपी दुर्गा माँ। आइए दोस्तों दर्शन करने वाले हैं हम उस देवी के जो इस दुर्ग की रक्षा करती थी, या कह सकते हैं कि इस दुर्ग की देवी हुआ करती थी। तो दोस्तों चलेंगे उस माता के मंदिर की ओर और देखेंगे कि कैसा वो मंदिर है। और घुसते ही सबसे पहले मुझे दर्शन हो रहे हैं भैरव जी महाराज के। सबसे पहले सामने ही भैरव जी महाराज का एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ है जिस पे भैरव जी महाराज विराजमान हैं। और साथ में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि इस किले के जो बुर्ज होते हैं जहाँ पर ध्वज लगा हुआ होता था, इस किले के इस बुर्ज पर ध्वज लगा हुआ है मातेश्वरी का। यहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों ने इस किले में स्थित इस मंदिर की देखरेख का कार्य की जिम्मेदारी खुद ने उठाई है। लाइट की कितनी अच्छी व्यवस्था खंभों के द्वारा यहाँ की गई है। और साथ में दोस्तों मैं अंदर प्रवेश करता हूँ इस मंदिर के। प्रवेश करते ही बिल्कुल सामने एक छोटा सा मंदिर है, भगवान श्री हनुमान जी का यहाँ विराजमान है। दर्शन करते हैं और देखते हैं कि माता के मंदिर के सामने ही यह छोटा सा मंदिर है। आइए दोस्तों आपको लेकर के चलता हूँ मुख्य मंदिर की ओर। यह जो मंदिर है एक गुफा में बना हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। छोटा एक द्वार है और इस द्वार को प्रवेश करते ही बना हुआ है ये छोटा सा मंदिर जहां स्थित है मातेश्वरी पवन रूपी माता, पवन रूपी दुर्गा माता ऐसा नाम है और उसी का ये मंदिर है। दोस्तों यहाँ का जो ये प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी आस्था इस मातेश्वरी से जुड़ी हुई है, इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और दोस्तों ऐसा बताते हैं अश्विन शुक्ल सप्तमी को माता का विशाल भंडारा और विशाल मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। वो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं उनकी आस्था इस मातेश्वरी से अत्यधिक जुड़ी हुई है और
यहाँ का जो पूजा का कार्य है यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा किया जाता है। देख सकते हैं माता की आरती का भी यहाँ पर एक श्याम पट जिसको कह सकते हैं लगा हुआ है। आइए दोस्तों, मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ पर स्थित एक कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो प्राचीन समय में देखने को मिलती थी। दोस्तों ये एक विशाल बना हुआ खाल का मृदंग है जिसको बजाने का कार्य किया जाता था। आरती के समय में इसको आधुनिक समय में बजाया जाता है, परंतु प्राचीन समय में युद्ध के समय ये बजाने का कार्य होता था जिसको बड़ा नगाड़ा भी हम बोल सकते हैं। साथ में दोस्तों ये एक झरोका होता था जिससे पूरे क्षेत्र को देखा जाता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2-3 बुर्ज हमको दिखाई दे रहे हैं जो रक्षा प्राचीर के साथ जुड़े हुए हैं। मातेश्वरी के दर्शन के बाद अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इस दुर्ग के मुख्य महल या जिसको कह सकते हैं हवेली की ओर। देखिए दोस्तों, ये इसका मुख्य द्वार है इस हवेली का। कितनी विशाल ये हवेली है जहाँ यहाँ के शासक रहा करते थे। मेहमान नवाजी उनके द्वारा यहाँ की जाती थी। दोस्तों प्रवेश करते हैं इस विशाल महल के अंदर। देख सकते हैं कि ये जो महल है इस महल को सरकार के द्वारा उपेक्षा का शिकार बना दिया गया है। किस प्रकार की यहाँ अत्यधिक मात्रा में गंदगी भी है और टूटा फूटा ये महल है। यहाँ अत्यधिक मात्रा में बदबू भी आ रही है, परंतु दोस्तों आपको ये विशाल महल हम दिखाने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिए, चलते रहिए। इस महल की ओर लेकर के चलता हूँ इस महल के ऊपरी छोर पर जहाँ बनी हुई चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए मैं अब पहुँच चुका हूँ इस किले के आखिरी छोर पर, यानी सबसे अंतिम मंजिल पर। यहाँ कितना अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, क्या अद्भुत नज़ारा है। यहाँ बनी हुई हैं जयपुर जैसी हवेलियाँ या छत्रियाँ। देखिए दोस्तों, जयपुर शैली में बनी हुई ये छत्रियाँ। इन छत्रियों का उपयोग जो यहाँ के शासक हैं वो मेहमान नवाजी के लिए किया करते थे। दोस्तों इस किले का जो निर्माण है वह अलवर के शासक के द्वारा किया गया था, जो कि 3 जिलों की सीमा पर स्थित है। आइए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये जो खुला हुआ एक छतरी नुमा जो स्थान है ये दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से क्या नज़ारा बनता है प्रतापगढ़ का। निहारिए यहाँ के कस्बे को, यहाँ की अद्भुत स्थिति को, अद्भुत नज़ारे को, और साथ ही निहारिए अरावली की इन श्रृंखलाओं को। देखिए दोस्तों, क्या अद्भुत दृश्य है इस किले से हमको देखने को मिल रहा है। इस जो झरोका है, ये जो छतरी है, निहारिए इसको। इसकी दीवारों पर बनी हुई सुंदर चित्रकला को देखिए, जो कि उस समय की चित्रकला की एक विशेष कला को प्रदर्शित करती है। क्या चित्रकला उस समय रही होगी, उसकी स्थिति का यह एक विशेष हमारे सामने उदाहरण है। क्या सूक्ष्म रंगों से यह चित्रकारी की गई है, पूरी दीवार पर चित्रकारी उस समय की गई थी। दोस्तों यह जो चित्रकला है अपने आप में अद्भुत है। स्तंभ हैं ये बने हुए हैं, कितने सुंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये कितने सुंदर इनकी जो बनावट है,
ये संगमरमर के बने हुए ये पत्थर हैं और किस प्रकार से सुव्यवस्थित इनको बनाया गया है, कितना सुंदर ये हमको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आइए एक दूसरी छतरी की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ऐसी ही एक छतरी और बनी हुई है। दोस्तों हमने देखा था उस छतरी में एक पिलर था, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ संगमरमर के 2 पत्थरों से यह जो छतरी है ये बनी हुई है। यहाँ भी चित्रकला जो है उसका विशेष रूप से चित्रांकन देखने को हमको मिलेगा। छतरियाँ हमने आपको दिखाई। हमने आपको पहली छतरी दिखाई थी जो एक खंबे से बनी हुई थी, ये 2 खंबे से बनी हुई छतरी है। अब मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको एक अद्भुत छतरी की ओर जो चारों तरफ से बंद है, जिसका एक ही द्वार है। आइए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ मेहमान ठहराए जाते थे राजा महाराजाओं के द्वारा। इन छतरियों में विशेष मेहमानों को रुकने की व्यवस्था की जाती थी। देखिए दोस्तों यह भी एक बंद छतरी है, किस प्रकार से यहाँ इसको बनाया गया है। इसको बहुत अद्भुत रूप से बनाया गया है। इसमें अनेक कलाओं का सम्मिश्रण ऐसा प्रतीत होता है। इसमें ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ अरबी जो स्थापत्य शैली है वह और जयपुर की जो शैली है उसका मिश्रण इस जो छतरी है इसमें किया गया है। देखिए दोस्तों यह जो आपको एक द्वार जैसा एक जो दिखाई दे रहा है यह अरबी शैली में बनाया जाता है। दोस्तों ऐसा ही ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं ये अरबी शैली के स्थापत्य में काम में लिए जाते हैं, परंतु जो छत है वह जयपुर शैली में बनाई जाने वाली छत है। और इस छतरी का बाहरी जो आवरण है वो बिल्कुल साफ रूप से शुद्ध रूप से जयपुर शैली की बनी हुई एक स्थिति है। अभी मैंने आपको ये तीनों छतरियाँ दिखाई है। अब मैं लेकर के चलने वाला हूँ उस स्थान की ओर जिसका बेसब्री से है हम सबको इंतजार, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था। इस किले की वह अद्भुत जगह जहां मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों इस किले में स्थित यह तोप, हालांकि यह तोप अब नीचे गिरी हुई है, किले के बुर्ज पर स्थित नहीं है, परंतु देखिए कितनी विशाल और भारी यह तोप है जो इस किले पर रहती थी, जहां से दुश्मन को इस तोप से निशाना बनाया जाता था। देखिए दोस्तों किस प्रकार से केसरिया यानी कि कह सकते हैं इस पे सिंदूर चढ़ा हुआ है और यह तोप ऐसा लगता है बुर्ज पर से नीचे गिर चुकी है, परंतु इतनी विशाल तोप इस प्रतापगढ़ के किले में स्थित है। अपने आप में एक अद्भुत, मैंने यह तोप पहली बार देखी है। कितनी विशाल यह तोप है, कितनी भारी, कितना वजन इस तोप में हुआ करता होगा। मुझे लगता है कितना ही क्विंटल वजन इस तोप में दोस्तों होगा। निहारिए दोस्तों इस तोप को जो सुरक्षा कवच हुआ करती थी इस दुर्ग की। दिखाई। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इस महल के विशाल इन कक्षों की ओर। आइए दोस्तों मेरे साथ।
निहारिए इन विशाल कक्षों को, अद्भुत इस स्थापत्य कला को, जहाँ पर ना पट्टी है ना पटाव है, किस अवस्था में ये छतें बनी हुई है। साथियों देखिए इन खंभों को, किस प्रकार से संगमरमर से ये खंभे तराशे गए हैं, इनकी नक्काशी की गई है और इनको इस दीवार के सहारे लगाया गया है। दो दो खंभे एक साथ किस प्रकार से तराशे गए होंगे। देखिए एक ही पत्थर से ये दो खंभे तराशे गए हैं। बीच में कहीं भी इनमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है कि हमें इनको चिपका दिया गया है। एकदम किसी शिला में से निकाल करके इन खंभों को तराशा गया है। संगमरमर से ये खंभे जो हैं बनाए गए हैं। दोस्तों हमने आपको ये विशाल कक्ष दिखाए, यहाँ स्थित छतरियाँ दिखाई, यहाँ स्थित विशाल तोप आपको दिखाई। आप जानते हैं इस किले के अनसुने तथ्यों के बारे में। दोस्तों इस किले का निर्माण अलवर के संस्थापक राजा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। दोस्तों इस किले का निर्माण राजा प्रताप सिंह के द्वारा तीनों जिलों के मध्य स्थित इस क्षेत्र में इसलिए किया गया कि सुरक्षा निगरानी की जा सके, क्योंकि अलवर के जो नजदीकी राज्य हुआ करते थे जयपुर और दौसा की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए इसका निर्माण किया था। जयपुर का जो शासक था उसने मेड़ और दौला में किलों का निर्माण किया था। उसके विरोध में ही प्रताप सिंह ने इस प्रतापगढ़ में इस किले का निर्माण किया था। इस किले का निर्माण मेहमान नवाजी के लिए भी माना जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। छोटे किले राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए जाते थे। उन राजा महाराजाओं की जो संपत्ति होती थी, धन संपदा होता था, खजाना जो होता था, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता था। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि यहाँ भी खजाना की तलाश की गई थी, यहाँ से खजाना निकाला गया था, तो वो तथ्य भी लगता है कि इस किले के निर्माण में रहा होगा। इसी के नज़दीक पड़ता है भानगढ़ का किला, इसी के नज़दीक पड़ती है अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सरिस्का अभ्यारण्य, इसी के नज़दीक पड़ता है अजबगढ़ का किला और यह किला पड़ता है जयपुर के भी बहुत नज़दीक। तो दोस्तों शायद इस किले को सरकार ने ध्यान दिया होता, सरकार ने इसका कुछ विशेष रखरखाव का कार्य किया जाता। आज हमने आपको ये दिखाया है प्रतापगढ़ का किला है, विशेष किला, अद्भुत किला, स्थापत्य कला का एक विशेष उदाहरण, जो कि 3 जिलों की सीमाओं के मध्य में स्थित यह दुर्ग हमने आपको दिखाया है। दोस्तों ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनके जो लिंक है उनको क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में ही दोस्तों हमारे इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके जो प्लेलिस्ट है उसमें भी हमारे और वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।